अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एमटीएच 501 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएँगे। आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके, इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स फैक्टराइज़ेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। फैक्टराइज़ेशन के वर्ड से हम पहले भी फ़ैमिलियर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास इंटर लेवल पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, तो उसको हम कैसे फैक्टराइज़ करते थे। लेट्स सपोज़ हमारे पास ये एक कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब हम फैक्टराइज़ करने की बात करते हैं, तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 गोज़ टू 0। तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद हमारे पास आखिर में जो 2 लीनियर फैक्टर्स आते हैं, वो x माइनस 3 और x प्लस 2 आते हैं। तो इस तरह से हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया है। ओके, अब इस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन की बात करनी है। मैट्रिक्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसी हवाले से यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन है, इसको हम देख लेते हैं। A factorization of a matrix as a product of two or more matrices is called matrix factorization. किसी भी मैट्रिक्स को दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना बेसिकली मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन कहलाता है। ओके, जो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन होती है, ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा वाइड पैमाने पे यूज होती है। और इस कोर्स में हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे कि किस तरह से मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन जो है वो यूज होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एल यू फैक्टराइजेशन या एल यू डिकम्पोजिशन है। ये बेसिकली एक मेथड है जिसके जरिए हम मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं। इसको आप एल यू फैक्टराइजेशन कह दें या एल यू डिकम्पोजिशन कह दें, दैट इज ओके। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो एल यू डिकम्पोजिशन होती है, इसके जरिए हम किसी भी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो एल यू डिकम्पोजिशन होती है, इसको यूज करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे चल के हम सबसे पहले एल यू डिकम्पोजिशन को सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लेकर एल यू डिकम्पोजिशन की मदद से हम उनका सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग एल यू डिकम्पोजिशन। इसको हम एक नजर देख लेते हैं। रिमार्क्स में हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको हम पहले पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, देन एल यू डिकम्पोजिशन के बाद वो जो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा गिवन मैट्रिक्स ए का, वो बेसिकली वो भी ऑर्डर m का ही होगा। उसकी ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, देन द ऑर्डर ऑफ बोथ l एंड u विल आल्सो बी m। ये जो बेसिकली l है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और जो u है, u स्टैंड फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद रिमार्क्स में जो दूसरा पॉइंट है, वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर स्केयर मैट्रिक्स की एल यू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करे। ये जरूरी नहीं है कि हर आपके पास स्केयर मैट्रिक्स जो हो उसकी एल यू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करे। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी स्केयर मैट्रिक्स की एल यू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक हो। मतलब एल यू डिकम्पोजिशन के बाद हमें जो एल और यू मैट्रिक्स मिलेंगे, उनकी फॉर्म जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, यूनिक होना जरूरी नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एल यू डिकम्पोजिशन की एग्जिस्टेंस के हवाले से यहाँ पे एक थ्योरम है, इसको भी हम देख लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स गिवन होगा, तो हमारे लिए ये गेस करना आसान हो जाएगा कि आया इसकी एल यू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ओके, इस एग्जिस्टेंस के थ्योरम को हम एक दफा पढ़ लेते हैं। इफ अ स्केयर मैट्रिक्स A can be reduced to row echelon form with no row interchange, then A has an LU decomposition। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स A है, अगर हम उसको विदाउट इंटरचेंजिंग रोज उसको रो एचेलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें, रेड्यूस कर सकें, तो इसका मतलब है कि उस स्केयर मैट्रिक्स की LU डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एल यू डिकम्पोजिशन की एल्गोरिथम लिखी हुई है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी ये जो नोट्स हैं, इसमें एल यू डिकम्पोजिशन के हवाले से यहाँ पे जो मटेरियल गिवन है, ये अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे इनफैक्ट एक बुक है जो कि मैंने खुद भी अपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उसी को मैंने रीड आउट किया था। वो बेसिकली जो बुक है, उसमें एल यू डिकम्पोजिशन को एक अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया गया है। तो मैं वहां से आपको ये जो टॉपिक है ये समझाना चाहूंगा।
यहाँ से आप ये एलयू फैक्टराइजेशन की गल कर रहे थे, मैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप बेशक रीड आउट कर लें। यहाँ पे एलयू डिकम्पोजिशन परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ कांस्टेंट स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप किसी भी स्केयर मैट्रिक्स की एलयू डिकम्पोजिशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ 4 स्टेप्स हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी स्केयर मैट्रिक्स ए को एलयू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अभी हम थोड़ी देर के बाद जो है वो खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर काफी सारी एग्जांपल्स आपके नोट्स में गिवन है, लेकिन हम एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे जिसमें हम गिवन मैट्रिक्स ए को जो है वो एलयू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद एक और एग्जांपल हम करेंगे जिसमें हम एलयू डिकम्पोजिशन को यूज करते हुए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ एल एंड यू में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम किस तरह से उसको फैक्टराइज करते हैं। ओके, मैं सबसे पहले बुक को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर बेसिकली एलयू डिकम्पोजिशन यूजिंग क्राउड्स मेथड। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो एलयू डिकम्पोजिशन होती है, ये दो तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तरीका ये है बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा एलयू डिकम्पोजिशन यूजिंग क्राउड्स मेथड। आपके नोट्स में ऐसा कोई भी स्पेसिफिक जो है मेथड डिस्कस नहीं किया गया, तो यहाँ पर आप किसी मेथड से भी एलयू डिकम्पोजिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो बहुत बेसिक मेथड है। मैं चाहूंगा कि यूजिंग क्राउड्स मेथड हम एलयू डिकम्पोजिशन कैसे परफॉर्म करते हैं, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम उसी को डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये जो क्राउड्स मेथड है, इसमें इसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। इन दिस मेथड द मैट्रिक्स ए इज डिकम्पोज्ड इनटू द प्रोडक्ट एल एंड यू where the diagonal elements of the matrix U are all ones. It turns out that in this case, the elements of the both matrices can be determined using formulas that can be easily programmed. तो यहाँ पर बेसिकली ये जो क्राउड्स मेथड है, इसमें हम करते क्या है कि यहाँ पर किसी भी जो स्केयर मैट्रिक्स होता है उसको हम लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कोई एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर 4 × 4 है। तो ये स्पेसिफिक मैट्रिक्स नहीं है, ये एक जनरल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 4 × 4 है, मतलब 4 रोज है और 4 कॉलम। अच्छा, जब आप इसको प्रोडक्ट ऑफ एल एंड यू लिखते हैं तो इसकी जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनकी एंट्रीज कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इन एंट्रीज को फाइंड करना बेसिकली हमारा टारगेट है, और बाय यूजिंग क्राउड्स मेथड हम इजीली इनको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि आप ये जो दो डेफिनेशन है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जो दो डेफिनेशन है काइंडली इनको आप एक नजर देख लें, बेशक गूगल कर लें, आपको इजीली मिल जाएंगी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दो डेफिनेशन आपने देख ली। ओके, अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके इस मेन डायगोनल और मेन डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज होती है वो नॉन जीरो होती है, और मेन डायगोनल के जो नीचे आपके पास एंट्रीज होती है ये आपके पास जीरो होती है। ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हवाले से मैं बताता चलूं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 1 आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल पे 1 1 आए। नॉन जीरो होना जो है कंडीशन है, लेकिन 1 1 होना कंडीशन नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें यहाँ ऊपर जो है ये ट्रायंगल बनती है, 0 एलिमेंट्स की ट्रायंगल बनती है। ठीक है, मेन डायगोनल और मेन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्राउड्स मेथड के अंदर जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कंडीशन है वो ये है कि डायगोनल पे 1 1 होना चाहिए। ठीक है, ये क्राउड्स मेथड के अंदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर कंडीशन है। ठीक है, ओवरऑल वैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 1, जस्ट नॉन जीरो होना कंडीशन है। अच्छा, अब हम जरा देख लेते हैं कि इन एंट्रीज को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक 4 × 4 ऑर्डर का हमने जनरल मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, आपके पास जो पेपर में आ सकता है या जो आपके नोट्स में है, जरूरी नहीं है कि उसका ऑर्डर 4 × 4 हो, बड़े ऑर्डर का भी हो सकता है और छोटे ऑर्डर का भी हो सकता है। इनफैक्ट आपकी
आगे चल के मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा जिसमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है और उसकी आपने LU डिकम्पोजिशन फाइंड करनी है। ओके, अब जब इस मैट्रिक्स ए को हम लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर भी 4x4 ही होगा। या हमने रिमार्क्स में पहला पॉइंट पढ़ा था कि जब आप किसी मैट्रिक्स को डिकम्पोज करते हैं लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो एल और यू जो मैट्रिक्स होते हैं उनके ऑर्डर भी सेम रहते हैं, चेंज नहीं होता। ओके ओके, अब आपके पास ये आपने जो दो फॉर्म्स है ना लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ये आपने याद रखना। देख लें आपके पास ये L11 एलिमेंट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ये L21 है, ये L22 है, सिमिलरली L31, ये जो सबस्क्रिप्ट में 31 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है ये तीसरी रो और पहले कॉलम में मौजूद है, सही है। उसके बाद L32 है, ये सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं। जब हम ये किसी स्पेसिफिक मैट्रिक्स के लिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ये सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल पर तो 1 1 होगा और ये आपके पास जो एलिमेंट्स हैं U12 U13 U14 ये एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं, U23 U24 U34। ओके, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं इनको फाइंड करना ही हमारा टारगेट है। ओके, इनको कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम जरा आगे मूव करते हैं। देखिए आपके पास ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन 4.26 है इसकी राइट हैंड साइड में ये जो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म्स हैं इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ऑफ कोर्स ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है, पहले के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर है तो मतलब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। आई होप सो कि आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन आती है। ये जो पहली रो है आपने इस पहले कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, पहली रो का ये पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, L11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो L11 ही आएगा, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगले सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहली रो और पहली कॉलम की जो मल्टीप्लिकेशन है इससे हमें सिर्फ L11 ही मिलेगा। ओके, उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर L11 जो है ये U12 के साथ मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा, प्लस अगली सारी एंट्री 0 हो जाएगी। सिमिलरली पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद पहली रो को चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली अब आपने दूसरी रो को लेना है और इन चारों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर लिख देना है। ओके, ये यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, सर्कल में क्लोज कर रहा हूँ। तो ये सारी एंट्रीज जो है ना ये इस तरह से आ जाएंगी। जस्ट आपने राइट हैंड साइड पे इन दोनों जनरल मैट्रिक्स जो है ना लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन दोनों को जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये वाली सारी एंट्रीज आ जाएंगी। ओके, अब हम इनको फाइंड कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास पेपर में तो कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स गिवन होगा ना, यहाँ पर तो कुछ जनरल मैट्रिक्स गिवन है। ओके, इस जनरल को लेकर ही हम जरा कुछ फार्मूला जो है वो डेवलप करते हैं जिनको यूज करके आप जो है ना वो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब जरा अगर आप देखें तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी के दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन इंटर लेवल की बुक में मौजूद है। दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी की कंडीशन क्या है कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो बेसिकली वो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये सारी जो है ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो दो मैट्रिक्स मौजूद है इसका ऑर्डर भी 4+4 है और इसका ऑर्डर भी 4+4 है और दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है। इक्वल तभी हो सकती है ना कि अगर ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। ऑर्डर तो सेम है दोनों का, ये भी 4+4 है, ये भी 4+4 है। अब जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है। ओके, अब जरा हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करते हैं। देखिए हमारे पास ये आपके पास A11 एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का ये इस L11 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें L11 जो मैट्रिक्स है L11 जो एंट्री है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसकी एंट्री फाइंड होगी। उसके बाद जो L21 है ये A21 के इक्वल है, यहाँ से हमें L21 की वैल्यू मिल गई। L31 A31 के इक्वल है,
L41 A41 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर आपने जो है ना एक प्रोसीजर के जरिए जो है ना इसको आपने कैरी करना है। अगर आप डायरेक्ट जो है इस एलिमेंट को इस A14 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। आपने सबसे पहले जो है ना ये आपके पास ये जो पहला कॉलम है ना आपने इसको फाइंड करना है। ओके, इस पहले कॉलम में जितनी भी एंट्रीज है आपने ये फाइंड कर ली बाय कंपेयरिंग दिस फर्स्ट कॉलम विद द फर्स्ट कॉलम ऑफ द स्पेसिफिक मैट्रिक्स ए। ओके, अच्छा यहाँ से आपने ये फाइंड कर ली, उसके बाद आपने ये जो पहली रो है इसको कंप्लीट करना है, फिर दूसरी रो को कंप्लीट करना है, फिर तीसरी रो को कंप्लीट करना है और फिर लास्ट वाली रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पर तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 4+4 ऑर्डर का है, तो जरूरी नहीं है कि 4+4 का हो। अगर 3+3 का भी है ना तो तब भी आपने यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। सबसे पहले पहले कॉलम की जितनी भी एंट्रीज है वो आपने फाइंड करनी है, फिर पहली रो को कंप्लीट करना है, फिर दूसरी रो को, फिर तीसरी रो को, फिर चौथी रो को। बाय कंपेयरिंग जो है ये सारी एंट्रीज जो है ये आपने बारी बारी कंपेयर करनी है तो आपके पास एंट्रीज इजीली फाइंड हो जाएगी। ओके, अच्छा ये पहला कॉलम हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद आप इस एलिमेंट की बात करते हैं। इसको आप इसके साथ कंपेयर करें A12 के साथ। जब मैं A12 को इक्वल लिख लेता हूँ L11 U12 के, तो L11 तो हमने पहले भी फाइंड किया है, देखें ना ये हमने पहले कॉलम की पहली जो एंट्री थी वो हमने फाइंड की थी। L11 हमें पहले भी नोन है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो A12 डिवाइडेड बाय L11 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू U12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं U12 का ये फार्मूला मेंशन्ड है। उसके बाद अभी L11 इंटू U13 इसको आप इक्वल लिख दें A13 के। A13 के इक्वल लिखेंगे तो L11 तो आपको पहले भी मालूम है, ये इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। सिमिलरली U14 की वैल्यू भी इसी तरह से आएगी। अच्छा, उसके बाद ये जो दूसरी रो है इसको आपने दूसरी रो का पहला एलिमेंट तो आपने पहले भी फाइंड किया हुआ है L21 जो है, इसकी वैल्यू A21 के बराबर होगी। अच्छा, अब ये वाला जो एलिमेंट है चलिए इसको मैं जरा रिमूव करता हूँ। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के बराबर होगा A22 के। इसको जरा मैं थोड़ा सा जो है ना वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। A22 दिस इज इक्वल टू L21 U12 प्लस L22। ओके, अच्छा L21 जो है ये नाउन है क्योंकि हमने यहाँ पर फाइंड किया था। ओके, U12 ये भी नाउन है क्योंकि हमने देखें यहाँ पर ये फाइंड किया था, यहाँ से U12 हमें मिला था पहली रो का जो दूसरा एलिमेंट था। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये हमें नाउन है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आके माइनस करेंगे तो आपको L22 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं जस्ट मेंशन कर देता हूँ, तो ये L21 है, दिस इज L21 U12 दिस इज इक्वल टू L22। तो इस तरह से L22 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इस एलिमेंट को आपने इस A23 के इक्वल इक्वेट करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि L22 की जो वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की है वो यहाँ पे यूज हो रही है। ओके, L21 भी आपने फाइंड किया हुआ है, U13 भी आपने पहले ही फाइंड किया हुआ है, तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको U23 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल ये है कि आपने बारी बारी सारी एंट्रीज को कंपेयर करना है, तो आपके पास जो लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं उनकी सारी एंट्रीज आप बारी बारी फाइंड कर लेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको फार्मूला थोड़ा से दिखा देता हूँ, कुछ फार्मूलाज यहाँ पे मेंशन्ड हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं L22 इसके बराबर है, U23 U24, ये बारी बारी जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना आपने इस तरह से ये फाइंड करनी है। तो यहाँ से जब ये सारी फाइंड हो जाएंगी तो आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर जो आपके पास लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थे इनमें यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। पुट करेंगे तो आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसकी लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिकम्पोजिशन इजीली हो जाएगी, मतलब उसकी गिवन मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ओके, अभी हम जरा इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम जरा जो आपके नोट्स में ये जो पहली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, इसको हम जरा फैक्टराइज करते हैं। फाइंड एन LU कंपोजिशन ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स है जिसे आपने ए कहा हुआ है, ओके, जो कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, इसकी हमने अब फैक्टराइजेशन करनी है बाय यूजिंग क्राउड्स मेथड। इसको हम LU फॉर्म में डिकम्पोज करते हैं। यहाँ पर आपके नोट्स में जो मेथड गिवन है ये इतना इजी नहीं है, यहाँ पर कुछ एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म को यूज करते हुए उसने ये सब कुछ किया है। तो बेसिकली ये गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज किया है और यहाँ पर उसने बहुत शार्ट किया है तो ये आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से मैंने क्राउड्स मेथड जो है वो अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो इसको जरा हम विद द हेल्प ऑफ क्राउड्स मेथड जो है वो हम LU फॉर्म में डिकम्पोज करते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन मैट्रिक्स इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ उसको। 693 है ये। ओके, यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है
6 9 3 -2 -1 7, देन हमारे पास -2 -1 7 है, उसके बाद 0 1 5। ओके 0 1 5 0 1 5 ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। अच्छा, इसको इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब आपने इसको एल और यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो एल और यू मैट्रिक्स की जो जनरल एंट्रीज थी उनको मैं लिख लेता हूँ। ये L11 था, L21 था, L31 था। उसके बाद यहाँ पर ये वाली एंट्री 0 थी, ये भी 0 था। उसके बाद ये L22 था, ये भी 0 एंट्री थी क्योंकि लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास L32 है, ये हमारे पास L33 है, और यहाँ पे ये इनक्लोज हो गया। देखिए आपके पास ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो जो लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो भी 3 क्रॉस 3 ही होगा। सिमिलरली जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल पर तो 1 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर डायगोनल के नीचे तो वैसे भी एंट्री 0 होगी क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ये U11 है तो ये U12 हो जाएगा, ये U13 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर U23 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो L और U मैट्रिक्स की जो मैंने एंट्रीज लिखी है इनको फाइंड करना ही हमारा बेसिक टारगेट है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग क्राउड्स मेथड, बाय यूजिंग क्राउड्स मेथड हमने इसको सॉल्व करना है और इस गिवन मैट्रिक्स ए की हमने फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे जी? सबसे पहले तो हम इन राइट हैंड साइड पे जो दो मैट्रिक्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड तो वैसे रहेगी, ओके लेफ्ट साइड को मैं लिख लेता हूँ, दिस इज 6, दिस इज 9, दिस इज 3 -2 -1 7 0 1 5। ओके, राइट साइड को जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की कैसे परफॉर्म होती है आई होप सो कि आपको इस चीज का आइडिया है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपको L11 मिल जाएगा। पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे L11 U12 मिल जाएगा। उसके बाद पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे L11 U13 आ जाएगा। सिमिलरली आप दूसरी रो को लेकर पहले दूसरे और तीसरे कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे L21 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे L21 U12 आ जाएगा प्लस L22 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, L21 U13 प्लस L22 U23 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास अब तीसरी रो को लेकर आपने पहले दूसरे और तीसरे कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ यहाँ पर तो आपके पास L31 ही आएगा। जब तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद यहाँ पर तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ हम बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आपके पास L32 ही आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे L31 इंटू U13 प्लस L32 32 इंटू U23 सॉरी दोबारा लिखता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जब तीसरी रो को हमने तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमने जस्ट ये जो राइट हैंड साइड पे जो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म थी उनको हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया। ओके, ये वाली फॉर्म आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है क्योंकि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है और उन दोनों के दरमियान इक्वल का भी साइन है, तो उसका मतलब है ये इक्वालिटी वाली कंडीशन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले हमने पहला कॉलम जो है इस मैट्रिक्स का वो कैलकुलेट करना है। L11 जो है इसको पहली एंट्री के इक्वल कर लें, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास L1 की वैल्यू 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। उसके बाद L21 को 9 के इक्वल कर दें क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कर सकते हैं। सो L21 दिस इज इक्वल टू 9। उसके बाद L31 जो है बेसिकली ये इसके इक्वल आ जाएगा, L31 दिस इज इक्वल टू 3। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब पहली रो को कंप्लीट करना है, फिर दूसरी रो को, फिर तीसरी रो को। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो एलिमेंट है L11 U12 इसको आपने -2 के इक्वल कर लेना है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L11 इंटू U12 दिस इज इक्वल टू -2। अच्छा, अब L11 की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की हुई है, कितनी है जी 6 के इक्वल है।
तो यहाँ पे आप पुट कर दें और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा ना, तो u12 कितना आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिलेशन करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने u12 की जो वैल्यू है कितनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ u12 दिस इज इक्वल टू -1/3, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा इसको जरा मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह कम है। ओके इसको मैंने रेज कर दिया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अब पहली रो को हमने कंप्लीट करना है ना, तो ये जो आपके पास तीसरी एंट्री है इसको आप 0 के इक्वल कर सकते हैं। L11 U13 दिस इक्वल टू 0, यहाँ से L11 जो है वो 6 के बराबर है, तो यहाँ से U13 की जो वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ U13 जो है दिस इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने आपको बोला था ना कि पहला कॉलम अपने कंपेयर करना है, उसके बाद पहली रो को कंप्लीट करना है, फिर दूसरी रो की बारी। अब जरा दूसरी रो में पहला एलिमेंट तो हमने फाइंड किया हुआ है, देखिए L21 जो है ये 9 के बराबर है, हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है। अब ये जो एलिमेंट है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L21 U12 प्लस L22 दिस इज इक्वल टू, इस दूसरे एलिमेंट के इक्वल कर लें, -1 के इक्वल कर लें। ओके अच्छा अब L21 हमें पता है, U12 हमें पता है, मैं इनकी जरा वैल्यूज पुट कर देता हूँ। L21 कितना है, दिस इज 9, U12 कितना है जो हमने फाइंड किया है -1/3 प्लस L22 हमें फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू -1। ओके कैंसिलेशन करें जरा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा -3 प्लस L22 दिस इज इक्वल टू -1, और यहाँ से -3 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे L22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 प्लस की करेंगे तो +2 आ जाएगा। इस तरह से जो L22 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई L22 दिस इज इक्वल टू +2। ओके इस तरह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब जरा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी रो का आखिरी एलिमेंट है उसको भी हमने कंपेयर करना है यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स के आखिरी एलिमेंट से, जो कि दूसरी रो का आखिरी एलिमेंट है सॉरी। तो यहाँ पर इसको मैं जब कंपेयर करूंगा तो L21 U13 प्लस L22 U23 दिस इज इक्वल टू 1, ये आपके पास दूसरी रो का आखिरी एलिमेंट है। अच्छा यहाँ पर जो नॉन एलिमेंट्स है उनको हम यहाँ की वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए L21 कितना है, L21 9 के बराबर है, U13 कितना है, U13 0 है, यहाँ से मैं वैल्यूज देख रहा हूँ। ओके उसके बाद प्लस L22 जो अभी हमने फाइंड किया है दिस इज 2, इसकी वैल्यू 2 आ, और यहाँ पे हमारे पास U23 ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 1। अच्छा 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो U23 कितना आ जाएगा, U23 दिस इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से U23 की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ U23 दिस इज इक्वल टू 1/2। अच्छा इसको भी मैं रेज कर देता हूँ। ओके नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये दूसरी रो भी हमने कंप्लीट कर ली है, जो हमने कंपैरिजन करना था। ओके अब हम जब बात करते हैं तीसरी रो की, देखिए ये पहला कॉलम तो हमने पहले भी कंप्लीट कर लिया था, L31 तो हमने सबसे पहले कंप्लीट किया था ना, तो उसको हमने फाइंड किया, ये 3 के बराबर है। अब जरा दूसरे एलिमेंट को जो कि तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट है, इसे आप इस गिवन मैट्रिक्स की तीसरी रो के दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करें। तो जब मैं कंपेयर करता हूँ तो L31 U12 प्लस L32 दिस इज इक्वल टू 7 आ जाता है। अच्छा जो नॉन वैल्यूज है उनको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। L31 कितना है, ये आपके पास 3 के बराबर है, यहाँ पर पुट कर दें। उसके बाद U12 कितना है जो हमने फाइंड किया है जो कि -1/3 के बराबर है, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस L32 इज इक्वल टू 7, 3 से कैंसिल, यहाँ पे -1 बचा, -1 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर L32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने L32 जो है वो भी फाइंड कर लिया, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ L32 दिस इज इक्वल टू 8। ओके इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये एक आखिरी एलिमेंट रह गया, इसको जरा हम कंपेयर कर लेते हैं। तीसरी रो का ये आखिरी एलिमेंट है ये वाला, इसको आप इस आखिरी एलिमेंट के साथ कंपेयर करें। ओके L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 दिस इज इक्वल टू 5। ओके अब जो नोन वैल्यूज है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए L31 कितना है, L31 हमने पहले फाइंड किया हुआ है, ये आपके पास L31 है, इसकी वैल्यू 3 है, पुट कर दी यहाँ पर। U13 कितना है, ये 0 है, यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस L32 कितना है, ये आपके पास यहाँ पे L32 होगा, ये L32 जो भी हमने फाइंड किया है दिस इज 8। उसके बाद U23 कितना है, ये आपके पास U23 है, दिस इज 1/2। उसके
उसके बाद प्लस L33 तो हमने फाइंड करना है, इसको मैं वैसे ही लिखूंगा इज इक्वल टू 5, ये वाला 0 हो जाएगा। 2 को 8 से कैंसिल करें तो हमें 4 मिलेगा, 4 प्लस का है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे L33 बच गया, 5 माइनस 4 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास L33 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। अच्छा, इस तरह से हमने जो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो इंक्रीज है वो फॉर द गिवन स्पेसिफिक मैट्रिक्स ए, इसके लिए हमने फाइंड कर ली। ओके, अब जरा मैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ, इसको भी मैं रेज कर देता हूँ। आई होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। ओके, बाय यूजिंग क्राउड्स मेथड हमने किसी भी गिवन स्केलर मैट्रिक्स को जो है वो जब एलयूटी को पोजीशन में कन्वर्ट करना है तो हमने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा। ओके, अब यहाँ पर मैं वो सारी वैल्यू जो बारी बारी पुट करता हूँ। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे L11, L21, L31। L11 कितना है, 6 है, ये 9 है, ये 3 है, ये तो वैसे ही आएगी। इसके बाद ये 0 है। L22 कितना है, ये आपके पास L22 यहाँ पे होगा, दिस इज 2, यहाँ पे पुट कर दें। L32 कितना है, ये आपके पास L32 है, दिस इज 8। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। यहाँ पे हमारे पास L33 ये आपने अभी फाइंड किया, दिस इज 1, यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उनकी इंक्रीज यहाँ पे मेंशन है, लिखी हुई है, इनको भी हम देख लेते हैं। ये तो पहला कॉलम 1 0 0 वैसे रहेगा। U12 कितना है, देखिए ये U12 है -1/3, ये यहाँ पे वैसे आएगा। उसके बाद ये 1 है, ये 0 है। उसके बाद U13 कितना है, ये आपके पास U13 है, 0। U23 कितना है, ये आपके पास U23 यहाँ पे लिखा होगा 1/2 है। ओके, और ये लास्ट वाला वैसे भी 1 होगा। तो इस तरह से हमने जो गिवन मैट्रिक्स ए था उसको हमने जो है वो फैक्टराइज कर दिया है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्राउड्स मेथड का प्रोसीजर है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है। अच्छा, अभी जरा हम अपने नोट्स पे जाते हैं और नोट्स में हम देखते हैं कि क्या ये जो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज है क्या ये वही है जो हमने फाइंड की है और जो नोट्स में गिवन है। ओके, यहाँ पर मैं जरा ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये वैसे भी नजर आएगा आपको। जरा मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसका आंसर था। ओके, ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स की लोअर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। ओके, कैसे आप इसको कंपेयर करें, देखिए ये 693 है, ये भी 693 है, 0 to 8 है, ये भी 0 to 8 है, 001 है, ये भी 001 है। उसके बाद 100, ये भी 100, -1/3 10, ये भी -1/3 10। उसके बाद 0 1/2 1, ये भी 0 1/2 1। इसका मतलब है आपने सही किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अच्छा, अब जरा हम जो दूसरी एग्जांपल है उस पे जाते हैं। दूसरी एग्जांपल में भी हमारे पास आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 4 है, सॉरी 5 क्रॉस 4 है। ओके, इसको भी आपने वैसे ही करना है। ओके, तो आपने इसको जब लोअर और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्राउड्स मेथड की जो मैंने आपको सिखाया है आप उसी को यूज करें और इसको इजीली जो है ना डिकम्पोज कर दें, फैक्टराइज कर दें। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को ये एग्जांपल नंबर 2 समझ नहीं आती तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें भी हमारे पास आप देख सकते हैं एक 4+4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको भी आपने इसकी एलयू डिकम्पोजिशन फाइंड करनी है। ओके, ये भी आप क्राउड्स मेथड को यूज करके फाइंड इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 में हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 4+5 है। इसको भी आप एलयू डिकम्पोजिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्राउड्स मेथड। ओके, देन हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन बाय एलयू डिकम्पोजिशन। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एलयू डिकम्पोजिशन। इसको आप एक नजर देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, आसान सा है। ठीक है, उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक है यहाँ पे सॉल्विंग लीनियर सिस्टम बाय एलयू फैक्टराइजेशन। ओके, ये लीनियर सिस्टम का जो सॉल्यूशन है बाय यूजिंग एलयू डिकम्पोजिशन या फैक्टराइजेशन वो कैसे जो है ना वो पॉसिबल है। ओके, अच्छा, सबसे पहला जो काम है ना वो आपने ये करना है कि जब भी आपके पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा उसको आपने ax b फॉर्म में लिखना है, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ax b फॉर्म में आपने लिखना है। उसके बाद क्योंकि एलयू डिकम्पोजिशन में जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसको आपने डिकम्पोज करना है
एल और यू में देखिए ना, आपने एल यू डिकम्पोजिशन को यूज करके जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसको आपने एल और यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दें, एल यू एक्स दिस इज इक्वल टू बी। ओके, यहाँ से आप डायरेक्ट भी ना इसको अगर आप सॉल्व करें, क्योंकि हमने पहले लेक्चर्स में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करने की टेक्निक जो है बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड देन रेड्यूस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये सारा कुछ बताया हुआ है। या आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज करें तब भी आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन जो एल यू डिकम्पोजिशन है ये सॉल्यूशन को फाइंड करना बहुत आसान कर देती है। कैसे कर देती है जरा देख लेते हैं। ए को हम एल यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आप ये जो यू एक्स है इसको आप लेट कर लें ये बाई के बराबर है। let ux this is equal to y। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। यहाँ पर जो x वेक्टर है ये x1 x2 x3 होगा। अगर हम 3 क्रॉस 3 आर्डर के मैट्रिक्स की बात करें या 3 क्रॉस 3 आर्डर के सिस्टम की बात करें। ओके, अच्छा, और y वेक्टर पे ये भी अननोन है, x वेक्टर भी अननोन है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ux है इसकी जगह तो आप y पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ l into y this is equal to b, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो y है ये अननोन है। लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने फाइंड किया होगा, लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को y के साथ मल्टीप्लाई करें और b के इक्वल रख दें। तो यहाँ से आप जो है ना वो y की वैल्यूज है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन y की वैल्यूज को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये ना कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर के बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, इसमें मैं डिटेल के साथ आपको समझा दूंगा। ओके, अच्छा, अभी जरा हम एग्जांपल पे जाते हैं जिसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एल डिकम्पोजिशन। ओके, सो यहाँ पर ये प्रोसीजर सारा वो मेंशन है जो मैंने आपको बता दिया है। इसको आप एक नजर देखना चाहते हैं तो प्लीज देखें। एग्जांपल नंबर 5 हम करते हैं। सॉल्व द गिवन सिस्टम ax is equal to b by LU decomposition। ये बहुत आसान मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस हैं। ओके, और इसमें तीन ही अननोन है। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ax is equal to b फॉर्म में लिख लिया। ओके, उसके बाद हमने ये जो मैट्रिक्स a है ये आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है आपने इसको डिकम्पोज करना है। यहाँ पर ये जो मेथड इसमें यूज किया हुआ है डिकम्पोजिशन का, आप जो है ना इसको रहने दें प्लीज। आप जो मैंने बताया आपको, आप उस मेथड से बाय यूजिंग क्राउड्स मेथड जो है ना वो आप इसको एल डिकम्पोजिशन फॉर्म में कन्वर्ट करें। ओके, ये आपके पास सारा उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं जो कि उसने फाइंड की है। आप क्राउड्स मेथड को यूज करके जब डिकम्पोजिशन करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की तो एल और यू मैट्रिक्स यही आएंगे। ओके, चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एल इनटू यू, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक जगह पे ये दोनों मैट्रिक्स पुट कर दिए एक्स इज इक्वल टू बी वाले इक्वेशन में। उसके बाद ये जो यू इनटू एक्स है इसको हमने यहाँ पर y बोल दिया, यू एक्स इक्वल टू y कह दिया। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इस जगह पे आपने करना क्या है, इस जगह पे लेट मी हाईलाइट इट। यहाँ पर आपने u इंटू एक्स की जगह पे आपने ये वेक्टर जो है y ये पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखें ये y पुट कर दिया। अच्छा, अब जरा हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल रखते हैं। तो हमारे पास ये जो ए एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी फॉर्म हमारे पास जो है, तो ये नहीं है, यहाँ पे एल है। एल वाई इक्वल टू बी फॉर्म जो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म है, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने बेसिकली फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन को यूज करना है। इसको मैं फॉरवर्ड क्यों बोल रहा हूँ, देखिए 2y1 इज इक्वल टू 2 है ना, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे चलिए लिख भी देता हूँ। इस पहली इक्वेशन में से जब y दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करोगे तो y1 कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, अब y1 की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करें, 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से माइनस 3 को राइट साइड पे लेके जाएं तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 5। मतलब पहले हमने इक्वेशन 1 को यूज किया, ठीक है, यहाँ से y1 की वैल्यू फाइंड की, y1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की तो y2 की वैल्यू आ गई। y1 और y2 दोनों की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करें तो y3 की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली ये फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अच्छा, इसको इस वजह से हमने फॉरवर्ड बोला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास y1, y2 और y3 की यही वैल्यूज आती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, उसके बाद ये y1, y2 और y3 की जो वैल्यूज आई हैं आपने यहाँ पे इक्वेशन 4 में पुट कर देनी है। जब ये पुट करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि आप यहाँ पर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करें। तो भाई यहाँ पर आपने y1, y2 और y3 की राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट की है 152। ओके, अब जरा हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास ये
ये इक्वेशन फॉर्म वाली आ जाएगी। अब जरा हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आखिरी इक्वेशन को यूज करते हैं। देखिए x3 2 के बराबर है, x3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें तो x3 की इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद x2 और x3 दोनों अननोन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 है, उसमें यहाँ पर उसने जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसकी लोअर और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में जो कन्वर्जन है वो उसने पहले ही बता दी है, ठीक है, ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, यूज दिस LU फैक्टराइजेशन ऑफ A टू सॉल्व Ax is equal to B where B is equal to B उसने बता दी है -9 5 7 11। ओके, इसको भी आपने वैसे ही करना है, ठीक है, जो एग्जांपल नंबर 5 का हमने प्रोसेस यूज किया है, काइंडली इसको एक नजर देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिकल नोट्स हैं कुछ ऑन एलयू डिकम्पोजिशन, जितने इंपॉर्टेंट नहीं है इनको आप छोड़ दें बेशक। उसके बाद यहाँ पे गॉसियन एलिमिनेशन प्रोसीजर को यूज करके एलयू डिकम्पोजिशन परफॉर्म की हुई है, ठीक है। ये आप नोट्स मेथड से कर लें या गॉसियन एलिमिनेशन से कर लें, ये आपकी मर्जी। ओके, गॉसियन एलिमिनेशन के हवाले से मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको काइंडली ओपन करके देखिएगा ताकि आपको ये वाला जो गॉसियन एलिमिनेशन प्रोसीजर है फॉर एलयू डिकम्पोजिशन इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इतना मुश्किल नहीं है वैसे, ये बहुत आसान है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन है उसकी इंपॉर्टेंस पर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको भी आप काइंडली देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8 है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन है उसको यूज करते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व किया हुआ है, इसको बेशक आप छोड़ दें। देन हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं ये 2x2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स गिवन है जिसको आपने फैक्टराइज करना है, मतलब इसकी एल और यू में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो बाय यूजिंग क्राउड्स मेथड आप इसको इजीली जो है ना वो डिकम्पोज कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को काइंडली कोशिश कीजिएगा, बेशक सारे ना करें, 2-3 कर लें ताकि आपको चीजों का आइडिया हो जाए। अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगता है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट मैं इनका जो सोल्यूशन है वो अपने चैनल पे अपलोड करूँ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ये जो वीडियो है ये फेसबुक चैनल जो कि मैथ्स में जाफरान के नाम से है उस पर भी अपलोड करता हूँ, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय